नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से लगातार आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज और थ्योरी वाला जो पोर्शन है वह प्रोवाइड किया जा रहा था। इसी क्रम में दोस्तों, जो अब तक हुआ है वेरी शार्ट और शार्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा हम आपने किया था। अब दूसरा जो चैप्टर हम आप पढ़ रहे थे, मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें जो 2 अंक वाले प्रश्न थे उनके में जो सेलेक्टिव प्रश्न है उनमें अभी चर्चा करनी है हम आपको। तो यहाँ 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, यानी 2 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको हम सेलेक्ट करके आपको यहाँ बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, हम इस क्रम में आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड की जाए वो आपको यथाशीघ्र मिलती रहें। साथ ही साथ हमारा जो परिवार है वह बढ़ता रहे। अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं अगर कोई क्वायरी या कोई क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है तो। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न है हमें जो सेलेक्ट किया है, जो पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो आपके सामने है। 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 अंकों का प्रश्न। देखिएगा प्रश्न क्या है। भ्रूणीय कलाओं के नाम लिखिए। अगला, कैरियन का मुख्य कार्य लिखिए। ध्यान दीजिएगा, पीतक कोश यानी यॉर्क सेल, एमनियन जिसको उल्वक कहते हैं, चर्बिका जिसे कोरियन कहते हैं, अपर पोषक एलेंट्वाइस कहते हैं। एमनियन, कोरियन, एलेंट्वाइस और याक सैक, ये 3-4 चीजें आपको एक साथ मिलती हैं, वही भ्रूणीय कलाओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो यानी अगर हम बात करें भ्रूणीय कलाओं का, तो यहां आप देखिएगा पीतक कोश जिसे आप क्या कहते हैं, यॉर्क सैक। दूसरा देखिएगा उल्व या जिसे आप क्या कहते हैं, एमनियन। तीसरा आप देखें चर्मिका जिसे आप कोरियन कहते हैं। और चौथा अपरा पोषक जिसे आप क्या कहते हैं, एलन ट्वेस। तो ये आप देखेंगे चारों जो लेयर हैं यही भ्रूणीय कलाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब आपसे अगला जो है वो प्रश्न में ही पूछ रहा है जो कैरियन है, यानी ये दूसरे नंबर पे जो दिया है चर्मिका जिसे आप कह रहे हैं कैरियन, उसको एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है। वो है क्या, क्या काम करता है। ठीक है। तो यहां दोस्तों आप देखें चर्मिका या कैरियन में वृद्धि तीव्र गति से होती है। यह एक एमनियन के बाहर की ओर निर्मित होती है, यानी यह क्या है, कोरियन, इसकी वृद्धि तेज हो रही है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो एमनियन है
ये वाली दूसरी लेयर, इसके बाहर की तरफ यह बनी हुई होती है। ठीक, अगली बात देखिए, कैरियन जो है प्लेसेंटा का निर्माण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट काम। प्लेसेंटा का यही क्या करती है, निर्माण करती है। कौन, चर्मिका या कोरियन। आगे दिया है एमनियन कोरियन के बीच की जो गुहा होती है, कैविटी होती है, वही कोरियानिक कैविटी के बेस पे जानी जाती है। तो आप देख लेंगे एमनियन और कोरियन के बीच में एक कैविटी पाई जा रही है, उसी कैविटी का नाम क्या है, कैरियनिक कैविटी। कैरियन की एक्टोडर्म ट्रोफोब्लास्ट की जो बाह्य सतह पर दीर्घ अंकुर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें कोरियनिक अंकुर कहते हैं, कोरियनिक विलाई इन्हें नाम देते हैं। ये अंकुर गर्भाशय की भित्ति में धंस जाते हैं और ये रसांकुर भ्रूण के पोषण, श्वसन, उत्सर्जन में सहायक होते हैं। कैरियनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स क्रॉसआवर करती है, जो जरायुज विकसित होने तक डिंभ ग्रंथ में कार्पस लुटियम को सक्रिय रखता है। ठीक, तो देख लीजिएगा भ्रूण के दौरान इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां आप देख रहे हैं कि जो कोरियन है वो तेजी से वृद्धि करेगा, प्लेसेंटा का हिस्सा है, निर्माण करेगा। एमनियन कोरियन के बीच में जो कैविटी है उसी का नाम कोरियनिक कैविटी है। कैरियन की एक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट की जो बाह्य सतह है उस पर दीर्घ अंकुर के रूप में कैरियनिक अंकुर नामक विलाई पाई जाती है, जिसे आप नाम देते हैं क्या, कोरियनिक विलाई। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है अंकुर का, वो गर्भाशय की भित्ति में धंस जाना है और रसांकुर जो होंगे भ्रूण के पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें क्या करता है, सहायता करता है। तो आप जान जाइएगा जो पोषण है, श्वसन है, या उत्सर्जन, इनमें इनका अहम रोल होता है। ठीक है, इसमें ये क्या करते हैं, सहभागिता दोस्तों निभाते हैं। तो आप देख लें, पहले प्रश्न को दो भागों में इन्होंने पूछा है आपसे। एक भ्रूणी कलाओं के बारे में पूछा है जो चार इन चीज़ों से मिलकर के बनी है, आपके सामने है। फिर उसके बाद इसमें जो चर्मिका है कोरियन, उसका एक्सप्लेनेशन पूछा है, तो उसका क्या काम है। तो दो तीन चार चीज़ें यहाँ आपको मिली, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पोषण, श्वसन, उत्सर्जन का काम इसी के जिम्मे है। और यही क्या करती है, जो प्लेसेंटा है उसका फॉर्मेशन करती है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्लेसेंटा किससे बनता है तो क्या बताएंगे, कोरियन नामक जो स्ट्रक्चर है उससे क्या है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पार्ट की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है चौथा नंबर का क्वेश्चन। मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा, मानव भ्रूण के एक्टोडर्म, मीजोडर्म जनन स्तरों के भविष्य का उल्लेख करिए। ठीक, तो पहली बात, जो 3 जनन स्तर हैं, जर्म लेयर, जिन्हें आपने जर्म लेयर कहा था, उनके बारे में पहले आपको एक्सप्लेन करना है। आपको बताया गया था कि जब जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है,
जाइगोट के बाद भ्रूण डेवलप होता है, तो भ्रूण में के बनने के साथ ही उसमें 3 लेयर बन जाती है, जिन्हें जर्म लेयर के बेस पे इक्टो, एंडो और मीजो नाम देते हैं। इनकी चर्चा हमने आपसे की थी दोस्तों। अब देखिए यहां दिया गया है भ्रूण के 3 प्रारंभिक जो जनन स्तर हैं, उनका जो भविष्य है वो क्या है, उसके बारे में जो बताया गया है। देखिएगा, पहला है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म दोस्तों सबसे बाहरी परत के रूप में होती है। क्या है? सबसे बाहरी परत है। यहां देखें, त्वचा की एपिडर्मिस, त्वक ग्रंथियां, बाल, नाखून आदि इन्हीं से बना होता है। यानी जो एक्टोडर्म है वह बाहरी परत के साथ साथ आपके एपिडर्मिस, त्वक ग्रंथियां, बाल, नाखून आदि का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ठीक है। दूसरी चीज, तंत्रिका। तंत्रिका भी निर्माण यही करता है। अधिवृक्क ग्रंथियां का मेडुला, पीयूष ग्रंथि का मध्य पिंडक तथा पीनियल ग्रंथि का भी निर्माण इन्हीं से होता है। याद रखें, यह बहुत अच्छा पार्ट है प्रश्न का। आपसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि जो एक्टोडर्म है ये किसका निर्माण करेगी, तो यहां काफी कुछ आपको समझने के लिए है। ठीक। वहीं एक्टोडर्म की बात करें तो चौथे पॉइंट पे दिया है नेत्र। नेत्र से संबंधित जितने भाग हैं उनका निर्माण करना। अंतःकरण, कान का अंदर वाला हिस्सा। लार ग्रंथियां, आगे लैक्राइमल ग्रंथियां। लार ग्रंथियां आप जानते हैं भोजन के पाचन के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां हमारे माउथ पार्ट में या बक्कल कैविटी में पाया जाता है, तो उनका भी आप देखेंगे यहां निर्माण किससे है? एक्टोडर्म से है। और वहीं दोस्तों अगला दिया है लैक्राइमल, जिसे आप अश्रु ग्रंथियां कहते हैं, जिनसे आंसू निकलता है, आंखों में किनारे में पाई जाती है। यह ग्रंथियां यहां लैक्राइमल ग्रंथियां के बेस पे जाना जाएगा। और सबसे लास्ट में दिया है दांत का इनेमल। दांत की जो सबसे बाहरी परत होती है उसी को इनेमल कहते हैं। और आपके बॉडी की जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है वो इनेमल का होता है। सबसे मजबूत मसल्स की बात करें तो जबड़े की जो मसल्स होती हैं वो मजबूत होती हैं, और अगर बॉडी में सबसे मजबूत हिस्सा है तो क्या है? वह इनेमल है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहां ध्यान देंगे तो आपको एक चीज स्पेसिफिकली मिल जाएगी, क्या कि क्या क्या हिस्सा इन्होंने यहां बना रखा है। ठीक है। तो ये मीजोडर्म का, एक्टोडर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा जो जो यहां बना है। अब यहां आपको ध्यान देना है मीजोडर्म के बेसिस पे। मीजोडर्म में आपको यहां ध्यान देना है कि मीजोडर्म से क्या क्या बन रहा है। तो देखिएगा, त्वचा की डर्मिस, त्वचा की जो डर्मिस वाला, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है क्या? डर्मिस। वाह त्वचा के ठीक नीचे एक त्वचा होती है जिसे आप डर्मिस कहते हैं। उसका निर्माण किससे हो रहा है? मीजोडर्म से। याद रखेंगे। आगे देखिए, पेशियां, संयोजी ऊतक का निर्माण, तो मसल्स का निर्माण और संयोजी जो ऊतक है जिसे आप कनेक्टिव टिश्यू के बेस पे जानते हैं, ब्लड भी उन्हीं में से एक है, उनका भी निर्माण किससे हो रहा है? मीजोडर्म से हो रहा है। आगे दे क्या है? पेरिटोनियम, वृक्क, जनद यानी गोनाइड्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, अधिवृक्क ग्रंथियां, कार्टेक्स वाला हिस्सा, हृदय, रुधिर वाहिनियां तथा लिम्फ वाहिनियां, इन सबका निर्माण मीजो से हो रहा है। आगे देखिए, आहार नाल की जो पेशियां हैं, उपकला पेशियां हैं, हृदय का आवरण है, यानी कि पेरिकार्डियम के बेसिस पे आप देखते हैं पेरिकार्डियल लेयर एक पाई जाती है हार्ट के चारों तरफ, उसका भी निर्माण किससे हो रहा है? मीजोडर्म से। एक द्रव होता है जिसको प्लूरल अस्तर कहते हैं, उनका भी निर्माण हो रहा है। नेत्र की क्लेरोटिक और कोराइड अस्तर, इनका भी निर्माण दोस्तों। दांतों का डेंटाइन, ध्यान रखिएगा, दांतों का एक हिस्सा
अंदर इनेमल की जस्ट अंदर डेंटाइन वाला होता है, उसका निर्माण भी ये करेंगी। और पृष्ठ रज्जु और कंकाल तंत्र जो कि अंता है, याद रखेंगे, वाह्य कंकाल अंतः कंकाल दो होता है। नाखून या बाल वाला जो हिस्सा होता है वह आपके वाह्य कंकाल के रूप में आता है, आउटर बॉडी के स्पेस पे होता है। लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए तो जो हड्डियां हमारी हैं, बोन्स हैं, ये सब क्या है, अंतः कंकाल का हिस्सा बनाती हैं, मसल्स वगैरह उसी के बेस पे। तो ये इतने स्ट्रक्चर हैं जिनका निर्माण जो जर्म लेयर मेसोडर्म है वो करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको कि सेलेक्ट किया गया है। आप इनसे बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप दे सकते हैं डायरेक्ट। अब बात करते हैं इंडोडर्म की बात कि इंडोडर्म से क्या क्या बनता है। तो जो तीसरी जर्म लेयर है दैट इज इंडोडर्म, उनसे क्या है, देखिए आहार नाल का जो भीतरी अस्तर, बाहरी तो बन गया मीजो से, जो भीतरी अस्तर है वो किससे बनेगा, इंडोडर्म से बनेगा। आगे बढ़ें, आहार नाल की जो ग्रंथियां हैं, यकृत है, अग्नाशय है, यानी आहार नाल से जो रिलेटेड कुछ ग्लैंड है उनका निर्माण, साथ ही साथ कुछ ग्रंथियां या आमाशय आदि का, अग्न्याशय आदि का जो निर्माण, इनका आप देखेंगे किससे हो रहा है, इंडोडर्म से हो रहा है। आगे बढ़ें, पीयूष ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथियां, यह भी आपकी बन रही हैं किससे, इंडोडर्म से। श्वास नली, श्वास नलिकाएं व फेफड़ों का जो भीतरी अस्तर है वह भी निर्माण हो रहा है किससे, इंडोडर्म से। और लास्ट दोस्तों, मूत्राशय का जो भीतरी अस्तर है और जनन कोशिकाएं हैं, इनका निर्माण भी किससे हो रहा है, इंडोडर्म में। तो इस तरह से पूरे बॉडी का कौन सा हिस्सा किस जर्म लेयर से बनेगा, इस प्रश्न ने पूरा एक्सप्लेन करके आपको दे दिया है। अगर आप इसको अच्छे से दोस्तों तैयार कर लेंगे तो एक अच्छा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बेस पे होगा। और एक चीज और बता दें आपको कि इसमें आपको फुल मार्किंग मैथ्स की तरह मिलेगी अगर इस क्वेश्चन के आने के बाद आप इसे करते हैं, क्योंकि यहाँ टू दी पॉइंट है, बकवास कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि ये साइंस का मामला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पोर्शन की तरफ जो आपके लिए सेलेक्ट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 5वां। पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या कह रहा है। कुछ क्वेश्चंस आपको टर्निंग पॉइंट के बेस पे मिलते हैं। देखिएगा, मनुष्य के अंडाशय की काट का एक नामांकित चित्र बनाना है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, साथ साथ जिसमें ग्राफीय जो पुटिका है उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनको प्रदर्शित करना है। साथ में दिया है ग्राफिकी पुटिकाएं दूसरे प्रश्न के रूप में का सचित्र टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे आप क्या कहते हैं, ओवरी, एग वहीं डिस्चार्ज होता है। तो मानव व अंडाशय की जो अनुप्रस्थ काट है उसके बेसिस पे जब सेक्शन को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। यहां देखिए एक डायग्राम आपके सामने है दोस्तों। यह डायग्राम आपको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करेगा कि जो यूट्रस की स्थिति है, साथ ही साथ ओवरी की जो स्थिति है वो क्या है और कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ग्राफिक पुटिका जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ये है क्या और इसका काम क्या है। देखिए, इसकी जो संरचना है जनन इपिथेलियम से होती है। तो जो जनन इपिथेलियम है, जनन इपिथेलियल, एपिथेलियल क्या है दोस्तों, एक लेयर है एपिथेलियल, यह लेयर है, इनसे हो रही है। साथ ही साथ दे रहा है इसके अंदर संयोजी ऊतक, पेटिका, स्ट्रोमा के रूप में लगभग ठोस अवस्था में भरे रहते हैं। जनन अस्तर से बाहर पेरिटोनियम का आवरण भी पाया जाता है। तो एक विशेष लेयर आउटरिंग आपको मिलेगा जिसको आप क्या कहते हैं, पेरिटोनियल लेयर कहते हैं। पेटिका में रुधिर कोशिकाओं, लसिका कोशिकाओं और तंत्रिका पेशी तंतुओं का एक जाल फैला होता है। ये सारी चीजें आपको डायग्राम में यहां दिखाई दे रही हैं। आप डायग्राम की तरफ थोड़ा सा देखें तो चीजों को समझ में और अच्छे से ला सकते हैं। देखिए, ये देखिए जो डायग्राम आपके सामने है, ये किसकी है, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट है जिसमें ग्राफियन पुटिका को दिखाया गया है। अंडाशय का मतलब ओवरी से है जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दिया है डिंबजन कोशिका, ये बीच वाले हिस्से,
डिवीजन कोशिका से मतलब होता है ऐसी कोशिका जिनके डिवीजन से या जिनके मैच्योरेशन से एक सेल का क्या होता है, डिंबक कोशिका या इस सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। ये यहाँ से दोस्तों होते हैं। जैसे पिछली क्लासेस में हमने आपसे बताया था कि लाखों कोशिकाएं पहले से ही फीमेल जो बॉडी होती है उसके ओवरी वाले हिस्से में नेचुरली सेलेक्टेड कर ली जाती है। उन्हीं का 28 डे के साइकिल में क्या होता है, मैच्योरेशन होता है और 1 बाय 1 एक मैच्योर होते रहते हैं हर मंथ के पीरियड में, यानी 28 डे साइकिल विच आर मैच्योर साइकिल, यू नो दैट। उस साइकिल के दौरान एक 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 का मैच्योर होना होता है, पहले लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट, ऐसा जो है ओवरी की जो दो हैं अलग अलग 28 साइकिल पे मैच्योरेशन देते हैं। तो यहाँ जो ये वाली सेल है डिंबक कोशिका, यहीं से मैच्योरेशन आपको मिलेगा, एक एक एग एक बार में ही मैच्योर होगा। डिस्कस फ्लोरिजन, ये लेयर के बेसिस पे आगे देखेंगे मिलेगा। यहाँ देखिए पुटिका गुहा, जो कैविटी पाई जा रही है यहाँ, उसी को कह रहे हैं पुटिका गुहा, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये आगे बढ़ते हुए चीजें आपको इनका यहाँ डिस्ट्रॉइंग दिखा रहा है। एमसी साइकिल के दौरान आप देखेंगे इस तरह का जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वह डिस्ट्रॉय होकर के निकल जाता है। मैच्योरेशन धीरे धीरे यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखिए प्राथमिक जो कोशिकाएं हैं यहाँ छोटी छोटी हैं, इन्हीं का क्या है, मैंने इससे सेलेक्ट किया क्योंकि यहीं से फिर ये डिस्चार्ज होने की कंडीशन में आ जाता है। लेकिन यहाँ जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं इनका देखिए धीरे धीरे विकास हो रहा है। थीका एल्बिजूना बन जाता है, कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है, थोड़ी साइज में बड़ा है, सिंगल लेयर्ड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे जनन एपिथेलियम की इसी से बात होती है कि ये जनन एपिथेलियन कोशिका के बेसिस पे मिल जाता है। इनमें और लेयर बनती चली जाती है तो बढ़ती हुई प्राथमिक कोशिकाएं इसमें बन जाती हैं। आगे बढ़ेंगे तो कार्टिकल स्ट्रोमा का फॉर्मेशन होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट अंदर की लेयर है जेनु पेलिसिडा, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो चुकी है। तो जेनु पेलिसिडा का लेयर भी आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ से फटी हुई थक्का या थक्का सेल जो है वह हो जाती हैं पुटिका गुहा खत्म होने के बाद एक तरह से डिस्चार्ज होने लगती हैं। फिर पेरिटोनियम रुधिर का थक्का बनने लगता है यहाँ, है ना, ये मिलेगा। कार्पस लुटियम, यहाँ देखेंगे एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर काय बॉडी कहते हैं इसके बाहरी परत को, और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा नाम देते हैं आपके इंटरनल उसके एक भाग को। उसी तरह से कोटिका जो पुटिका कोशिकाएं हैं वो बनती हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है मीजोवेरियम, इसकी चर्चा आपको लेक्चर में हो चुकी है। मीजोवेरियम क्या काम करता है और क्या है। तो ये कुछ हिस्से हैं किसके, अंडाशय के या कह दे ओवरी के। थोड़ा सा जो फिगर है दोस्तों वो कॉम्प्लेक्स है, आपको शॉर्ट टर्म में समझने के लिए थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का यूज जरूर करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर के साथ आप टेक्स्ट बुक अपने साथ ऐड करें। क्वेश्चन बैंक में जो चीज़ें दी गई हैं आपको समझाया ही है अच्छे से, आप उसके अलावा भी टेक्स्ट बुक का यूज़ करके इसको और एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, इसको अच्छे से देखिएगा। देखेंगे अगला जो पोर्शन इसी में एक्सप्लेन किया है, पिटिका के बाहरी भाग में अनेक अंडाशय पुटिकाएं या ग्राफिकन पुटिका होती है। प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रत्येक पुटिका एक कोशिका के समूह के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। अगला जो पोर्शन है दोस्तों जो कि एक्सप्लेन किया गया है इनके द्वारा, उन्हें देखें। ओविजेरिनस नॉट, यह समूह वृद्धि के कारण पिटिका में धंस जाता है और मुख्य जनन स्तर से अलग हो जाता है। तो यहाँ तक की बात थोड़ी सी आप वहाँ से मैच करके देखेंगे। बाद में देखिए क्या कह रहा है, पुटिका को बनाने में इसके चारों ओर की कोशिकाएं पुटिका या फॉलिकल सेल्स मुख्यतः भाग लेती हैं। अंदर की एक विशेष कोशिका बड़ी हो जाती है जिसमें आगे चल करके डिम्बाजु जनन कोशिका यानी ओ साइड का
निर्माण होता है। ठीक है, एक सेल बड़ी होगी जो क्या करेगी, डिंबाणु जनन कोशिका या ओसाइट का क्या करेगी, निर्माण करेगी। अन्य कोशिकाएं डिंबाणु जनन कोशिका का पोषण करती हैं, यानी आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, ओसाइट को पोषण प्रदान करेंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। आगे देखिए, इस समय पुटिका में स्थान पुटिका गुहा, जिसको फॉलिकल कैविटी कहते हैं, हो जाता है। कैविटी अभी आपको हमने दिखाया था सराउंडिंग में, बीच में स्ट्रक्चर था सराउंडिंग, यहां ये खाली स्थान था। यह एक पोषक तरल होता है। आगे देखिए दिया है, वृद्धि आदि के बाद डिंबाणु कोशिका एक बड़ी प्राथमिक अंडक कोशिका प्राइमरी ओसाइट में बदल जाती है। परिपक्व ग्राफियन पुटिका फट जाती है और इसका प्राथमिक जो अंडक है वह मुक्त हो जाता है। फटी हुई पुटिका के अंदर रुधिर का थक्का बनने तथा बाद में पुटिका कोशिकाओं के गुहा के अंदर बढ़ने के कारण शेष बचा भाग एक पीली ग्रंथिल संरचना बना लेता है, जिसे पीत पिंडक या कार्पस लुटियम कहते हैं। ठीक, अब ये जो कार्पस लुटियम वाला हिस्सा है, इसमें देखिए, यदि निषेचन नहीं होता तो कुछ समय तक पुटिका का जो शेष भाग है धब्बे के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, और आगे दिया है, अंत में लुप्त हो जाता है। इस लुप्त होते हुए धब्बे को श्वेत पिंडक या कार्पस एब्लिकेंस नाम देते हैं। पुटिकाओं का आवरण कई स्तर मोटा हो जाता है, जो इसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बेस पे हम जानते हैं। तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कई स्तरीय एक लेयर होती है। तो थोड़ा इसको दोस्तों और अच्छे से आप रिपीट करके देखिएगा, पढ़िएगा, लेयर को समझिएगा विथ डायग्राम, तो थोड़ा और आपका माइंड सेटअप इस क्वेश्चन की तरफ हो पाएगा। और एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, कुछ टॉपिक इसके ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए बायोलॉजी की जो टर्म है उनको आपको माइंड सेटअप करना रहेगा। ठीक है, जैसे कोई टर्म उन्होंने पुटिका का नाम ले लिया, अब पुटिका क्या होता है ये आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। तो उस परेशानी से बचना है तो एक ही सोल्यूशन है कि उस पोर्शन को सेलेक्टिव एक बार आप पढ़िए और पढ़ने के साथ डायग्राम से मैच करके दोस्तों देखिए कि ये नाम किसको दिया जा रहा है। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक नाम क्या है कि किसको दिया जा रहा है और उसका काम क्या है, कर क्या रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने है स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथि, इसी को दोस्तों मैमेरी ग्लैंड के बेस पे जानते हैं। मैमेरी ग्लैंड, आपसे हमने पहले भी यह प्रश्न किया था और बताया था कि जो मैमेरी ग्लैंड होती हैं, स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, वह जिन जीवों में पाई जाती हैं उन्हीं को नाम देते हैं स्तनधारी, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैमल्स। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। स्तन ग्रंथियां या मैमेरी ग्लैंड
रखने वाले जीवों को स्तनधारी या मैमल्स कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में है कह सकते हैं ऐसे जीव जो कि अपने बच्चों को मिल्क या दुग्ध क्या करते हैं, पोषण के लिए देते हैं, पिलाते हैं उनको, वह जीव क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। अब ह्यूमन बॉडी भी ये क्या है, मनुष्य भी क्या है, एक मैमल्स है जिसमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। साथ ही साथ काउज, बफेलोज, अन्य जीवों को भी आप देखेंगे बहुत से मैमल्स आपको यहां अर्थ पर देखने को मिलेंगे। तो स्तनधारी के बेसिस पे यहां आप देखें दिया गया है, यहां पसली कोशिकाएं आपके सामने हैं डायग्राम में। पसली, ये देखिए स्तन जो बना हुआ है, मेमरी ग्लैंड जो बनी हुई है, इसमें इंटरनली लेयर के बेसिस पे यहां देखें ये हिस्सा, ये पसली के बेसिस पे आपको यहां दिखाया गया है। दूसरा जो अंदर की और लेयर जाएंगे ये वाला, तो ये है इंटरकोस्टल पेशी, क्योंकि देखिए दोस्तों एक आउटर स्ट्रक्चर है, यह कहीं ना कहीं मांसपेशियों से ऐसा जुड़ा होता है कि वह एक स्ट्रक्चरली सपोर्टन उसको मिल सके। तो आप देखेंगे इंटरकास्टल जो पेशियां हैं वो यहां आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों उसके ऊपर आएंगे तो ये देखिए कुछ लाइनिंग दी गई है डायग्राम में, इसी को पेक्टोरोलिस मेजर पेशी के बेस पे जानते हैं। ठीक, और आगे जाएंगे तो यह देखिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको इस तरह के मिल रहे हैं, जिनको कोपिकाओं युक्त पिंडक कहते हैं, और इन्हीं में एक तरह से मिल्क प्रोडक्शन होता है, दूध का निर्माण होता है, और उन्हीं दूध के जो बनता है अलग अलग कोपिकाओं में, उनको इकट्ठा करके दोस्तों आप देखेंगे ये दो दुग्ध वाहिनियां हैं, पतली पतली नलिकाएं हैं, आप देख रहे हैं। पतली पतली नलिकाएं हैं, दुग्ध वाहिनियां हैं, वह ले आती हैं और सबसे जो मोटी नाल है उसे दुग्ध नाल के बेसिस पे जानते हैं, वह आपस में जुड़ जाती हैं। यानी यहाँ पतली पतली नलिकाएं आपस में जो जुड़ती हैं एक मोटी नलिका बनाती हैं, जिसको दुग्ध नाल के बेस पे हम जानते हैं। तो यहाँ आपको देखने को ये मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर आपको चूचक के बेस पे मिलता है। बेबीज इसी के सकिंग के माध्यम से जो मिल्क है वह एक तरह से एब्जॉर्ब करता है, उसे प्राप्त होता है। आगे देखें एरियोला और वसा। सबसे बाहरी जो लेयर है वो एरियोलिया के बेस पे है, और दोस्तों वसा की भी कुछ कोशिकाएं यहाँ पाई जा रही हैं, वसा की भी परत होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके बेसिस पे देखेंगे स्तनधारी जो ग्रंथियां हैं उनके बेसिस पे दिखा गया है। तो यह जो पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसमें मैमल्स कहना और मेमरी ग्लैंड किसे कहते हैं, इनके बेस पे आपके सामने है। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने दोस्तों आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोर्शन आपका है वह आपका दिया गया है, वो है प्लेसेंटा वाला हिस्सा। ध्यान दीजिए, जो हमने क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया है 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, प्लेसेंटा जो निर्माण है उसका एक संक्षिप्त आपसे वर्णन चाह रहा है। प्लेसेंटा कैसे बना है, प्लेसेंटा की चर्चा। आप जानते हैं जो भ्रूण डेवलप हुआ है
उसको न्यूट्रिशन देने के लिए प्लेसेंटल एक स्ट्रक्चर बनता है, उसकी आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखिए अपरा याद रखेंगे क्योंकि अपरा डायरेक्ट कभी कभी पूछा गया है। गर्भनाल दूसरा नाम याद रखेंगे इसका। तीसरा प्लेसेंटा। तो दोस्तों अपरा कह दें, गर्भनाल कह दें या प्लेसेंटा कह दें, तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक, क्या कह रहा है, अपरा का विकास भ्रूणी कोरियान, एम्ब्रियोनिक जो कोरियान है तथा गर्भावस्थिक जो यूट्राइन वाल है, दोनों से होता है। तो आप देखें इनका जो निर्माण है किनसे हो रहा है, एक तो कोरियान इसमें होगा, दूसरा आपको क्या मिल रहा है, गर्भाशय भित्ति या उसी को कहते हैं क्या, यूटेराइन वाल। गर्भाशय भित्ति या इसी को क्या कहते हैं, यूटेराइन वाल कहते हैं। ठीक, आगे दिया है भ्रूणीय कोरियान से रसांकुर तथा रुधिर वाहिनियां का विकास हो जाता है। तो कोरियान से क्या बनता है, रसांकुर बनते हैं, रुधिर वाहिनियां बनती हैं और एक अत्यधिक संवहनी अंग का क्या है, निर्माण होता है। यहां क्या होगा, एक अत्यधिक जो संवहनी अंग है उनका निर्माण हो जाता है। दोस्तों आगे देखेंगे ब्लास्टुला अवस्था जब शुरू होती है तो ब्लास्टुला अवस्था आते आते क्या होता है, भ्रूण गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता। याद रखेंगे, अच्छा पॉइंट है। ब्लास्टुला अवस्था तक, ब्लास्टुला स्टेज तक जो भ्रूण है वह गर्भाशय से, यूट्रस से जुड़ा नहीं होता। जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उससे उसका जुड़ाव नहीं पाया जाता। ठीक, तथा इस समय तक यह स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है। तो इस समय तक क्या होगा, यह सेल्फ न्यूट्रिशन अडॉप्ट किए रहेगा, उसको स्वयं ही न्यूट्रिशन अपने लिए जो तृतीयक आदि से लेना पड़ेगा, बगल की जो कोशिकाएं हैं वो न्यूट्रिशन देंगी। आगे जब वो जुड़ाव हो जाता है उसके बाद देखिए, इसके बाद जब ब्लास्टुला गर्भावस्था की दीवार से प्रत्यारोपित होकर उससे पोषण प्राप्त करने लगता है, तो इस समय ब्लास्टुला के चारों ओर एक सतह का विकसित हो जाती है जिसे आप कोरियान नाम देते हैं। जरायुज की भीतरी सतह पर एक झिल्ली बनती है जिसे एमनियन कहते हैं। कोरियान के भीतरी सतह पे, एमनियन के बेसिस पे जरायुज में असंख्य फिंगर लाइक संरचनाएं, अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें जरायुज रसांकुर या कोरियानिक विलाई के नाम से जानते हैं। इन्हीं रसांकुरों के द्वारा भ्रूण के कोरियान का संबंध गर्भाशय की दीवार से हो पाता है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कोरियानिक जो विलाई है दोस्तों, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक जिनकी सहायता से जो गर्भाशय का अंतःस्तर है उनसे उनका जुड़ाव हो पाता है। किसका, भ्रूण का। ये गर्भाशय भ्रूण के अंकुर या विलाई परस्पर जुड़ करके भ्रूण अवस्था की दीवार से जुड़ जाते हैं। इस जुड़े हुए अपरा प्लेसेंटा का नाम देते हैं। अब जुड़ाव जब हो गया है तो उस स्ट्रक्चर को जो ये फार्म आउट कर रहा है उसी को प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा के अंकुर या विलाई गर्भाशय की दीवार में धंसे रहते हैं। ये विलाई गर्भाशय की रक्त कोशिकाओं से पोषक और ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा एडॉप्ट करते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो इस तरह से भ्रूण टोटल
अब क्या है, मदर का जो फूड स्टफ है उनसे जुड़ जाता है, जो कुछ माँ खाएगी उसका प्रभाव, उसका न्यूट्रिशन बच्चों तक पहुंचेगा। तो स्टार्टिंग में तो सेल्फ न्यूट्रिशन है, आपने देखा, बाद में क्या है, जुड़ाव हो जाता है प्लेसेंटा के बन जाने की वजह से। अब प्लेसेंटा जुड़ किससे रहा है, कोरियानिक जो विलाई है उसकी सहायता से गर्भाशय से एक तरह से यूट्रस से जुड़ जाता है। तो ये दोस्तों कुछ पोर्शन है प्रश्न का, अच्छा प्रश्न है, इसको आप देखेंगे। अब जो है अगला जो सेक्शन दोस्तों आपको मिलेगा वह कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस के बेसिस पे लॉन्ग, और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अगर बचे होंगे जो सेलेक्ट करने लायक हैं उनको हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।